स्टार्ट करते हैं। एरिथ्रिया का प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है? एरिथ्रिया पाजर का प्रैक्टिस सेट नंबर 63 है। ठीक है, इसका आज जो है ना टेस्ट होगा, शाम में 7 बजे टेस्ट होगा। 62, 63, 64 का टेस्ट होगा और इसका सारा क्लास आएगा, सारा का शाम में 7 बजे टेस्ट होगा। सभी लोग टेस्ट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट समय में जो है ना बिहार पुलिस का बहुत सारा जो है ना एग्जाम में बहुत फ़ायदा करेगा। लास्ट सेशन में इस सबको ना रिवीजन करने में फ़ायदा है, जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा फायदा करेगा, क्योंकि ये इसमें जो क्वेश्चन है ना बहुत अच्छा अच्छा डाला गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 63 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रैक्टिस सेट नंबर 63 है। इसके पहले का सारा प्रैक्टिस सेट हम कम्प्लीट करवा चुके हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 63 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? बताइए क्या होगा। तो ए का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर वैदिक काल होगा। क्या होगा? उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो कह रहा है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? तो कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल याद रखिएगा। इसमें देखिए मिलान करना है, सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 दिया हुआ है। ठीक है, बुद्ध का जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या था? बताइए क्या होगा। कमल था। क्या था? कमल था। बुद्ध का प्रतीक चिन्ह बोलेगा तो क्या था? कमल था। और गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह बोलेगा तो क्या था? गृह त्याग का बोलेगा तो क्या था? घोड़ा था, घोड़ा। ठीक है, और मृत्यु का बोलेगा तो क्या था? स्तूप था। क्या था? स्तूप। और ज्ञान प्राप्ति का बोलेगा तो बोधि वृक्ष, जो बोध गया में है ना, बोधि वृक्ष, ये था। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध पर किस वंश और राजा का शासन था? क्या होगा बताइए। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नंद वंश। ठीक है, नंद वंश घनानंद का था। ठीक है, नंद वंश जो था ना घनानंद, उसी का था। तो कह रहा है सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध पर किस वंश और राजा का शासन था? तो नंद वंश का था और राजा कौन था? घनानंद था। ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति का संबंध किस कला से है? तो क्या होगा। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, चोल कला से है। क्या है? चोल कला से। याद रखिए, किस कला से है? चोल कला से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किस राजवंश का संबंध संगम युग से नहीं है? बताइए किस राजवंश का संबंध संगम युग से नहीं है? तो क्या होगा। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पल्लव का नहीं है संगम युग से, लेकिन चोल का संगम युग से है, चेर का संगम युग से है, पांडे का संगम युग से है। तो कह रहा है किस राजवंश का संबंध जो है ना संगम युग से नहीं है? तो पल्लव का नहीं है, चोल का है, चेर का है, पांडे का है। याद रखिएगा। वाई क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष किसके राज्यकाल में आरंभ हुआ था? कह रहा है मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष किसके राज्यकाल में आरंभ हुआ था? तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भोसले। क्या है? भोसले इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है मुगल काल में मदद ए मास का संबंध किससे था? मुगल काल में मदद ए मास जो साथ था संबंध किससे था? तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? विद्वानों को राष्ट्र मुक्त भूमि से था। याद रखिएगा। तो कह रहा है मुगल काल में मदद ए मास का संबंध किससे था? विद्वानों को राष्ट्र मुक्ति भूमि से था। आइए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो क्या होगा। बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1882 में हुआ था। कब हुआ था? 1882 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आइए 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 1929 से 1939 के बीच मजदूर आंदोलन के बंद पड़ने का कारण क्या था? 1929 से 1939 के बीच मजदूर आंदोलन के बंद पड़ने का कारण क्या था? तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रेड यूनियन कांग्रेस का कई गुटों में क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? कई गुटों में विभाजन हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम संयंत्र का परिणाम बताया था? क्या होगा। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आउट्राम एवं टेलर। क्या है? आउट्राम एवं टेलर। तो कह रहा है किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम संयंत्र का परिणाम बताया? तो आउट्राम और एवं टेलर था। ठीक है, ये भी जो है ना, ये सेट जो है ना एक तरह से प्रैक्टिस सेट ही है। जैसे आप लोग मारते हैं ना 100 जिससे भी आप इसका 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, वैसा ही ये भी प्रैक्टिस सेट ही है इस प्रयास क्वेश्चन का। और वो भी क्वेश्चन एकदम टॉप लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ है। ऐसा नहीं समझिए कि ये जो है ना सिर्फ पढ़ रहे हैं, ये भी है कि प्रैक्टिस सेट की तरह ही है। ये सोचिए कि हाँ कौन सा आंसर हमको आ रहा था, कौन सा आंसर नहीं आ रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इससे जो है ना बहुत सारे एग्जाम में ना डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला। बिहार से बोल रहे ना, बिहार से मैं जो पढ़ा था 2023 में एग्जाम पढ़ा था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस बुक से था। जो अगर पढ़ा होगा ना अगर अच्छे से बुक को, तो अच्छे से जो है ना उसका बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे ही। तो इस बुक को ना अच्छे से रिवीजन किया कीजिए। बहुत अच्छे बुक है एकदम। पूरा जितना हुआ सेट है ना 62 तक पहले हुआ है, सारा सेट को रिवीजन कर लीजिए। बाकी जितना आगे का होगा ना सारा पढ़ लीजिए एकदम। एग्जाम में ना बिहार पुलिस एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन इसको मिलेगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, आप देख लीजिएगा। आए क्वेश्चन में 11 कह रहा है कि बंगाल के विभाजन की योजना प्रभावी हुई कब हुआ था?
तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, याद रखिएगा। तो कह रहा है बंगाल के विभाजन की योजना कब प्रभावी हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कांग्रेस के 1907 में हुए सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। कह रहा है कि कांग्रेस के 1907 में हुए सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रास बिहारी घोष थे। कौन थे? रास बिहारी घोष थे। नेक्स्ट है अभ्युदय पत्र। कह रहा है कि अभ्युदय पत्र के संपादक कौन थे? बताइए। अभ्युदय पत्र के संपादक कौन है? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 13 का ऑप्शन नंबर होगा 13 का डी, मदन मोहन मालवीय। क्या होगा? मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे? मदन मोहन मालवीय, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्वेश्चन 14 कर रहा है कि निम्न में से कौन भारतीय क्रांति की माँ कही जाती है? बताइए। भारतीय क्रांति की माँ किसको बोलते हैं? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैडम भीखाजी कामा को जो है ना भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन 15 कर रहा है कि लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है ना कब पारित किया गया था? बताइए। कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1904 में। कब हुआ था? 1904 में किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे, कह रहा है मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा प्रचार के लिए 1863 ईस्वी में मुहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना हुई थी। कहाँ हुआ था? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? 16 का ए, कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। तो कह रहा है ना कि मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार के लिए 1863 ईस्वी में मुहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना हुई थी, कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कहाँ? कलकत्ता में। और ये कब हुआ था? 1863 में हुआ था। कब हुआ था? 1863 में हुआ था। आइए क्वेश्चन 17 पे, कह रहा है कि वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिल्वीकल्चर। क्या है? सिल्वीकल्चर। तो कह रहा है कि वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? सिल्वीकल्चर कराता है। आगे कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन सा स्थिरीकृत करता है? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शैवाल। क्या है? शैवाल। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो शैवाल करता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे, कह रहा है किसी परिपथ में विद्युत धारा, तो कह रहा है ना कि किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर होगा 19 का ऑप्शन नंबर ए होगा, गैल्वेनोमीटर। क्या है? गैल्वेनोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। तो किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी होता है। क्या होता है? आभासी होता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे है, कह रहा है कि मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रोपोजेनी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एंथ्रोपोजेनी। तो मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं, एंथ्रोपोजेनी कहलाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि धातुओं के गुणधर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समानता सत्य नहीं है? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चालक नहीं है लेकिन जो है ना हल्के पदार्थ है, और भंगुर है, मंदक एवं दीप्ति रहित है। तो कह रहा है कि धातुओं के गुणधर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समानता सत्य नहीं है? तो चालक नहीं है, हल्के पदार्थ, भंगुर और मंद एवं दीप्ति रहित है। क्वेश्चन नंबर 23 पे कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहाँ पर बनता है? कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहाँ पर बनता है? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। तो कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहाँ पर बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे कह रहा है कि निम्न में से किस या किन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है? किसका होता है? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत धारा का होता है। किसका? विद्युत धारा का होता है। आइए कह रहा है क्वेश्चन 22 कह रहा है कि तापमान का ऐसा मात्रा क्या है? तापमान का ऐसा मात्रा बोलेगा तो केल्विन है। क्या है? केल्विन। क्या है? केल्विन। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? कौन है? तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के है। कौन है? विटामिन के है। नेक्स्ट कह रहा है कि शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का परिवहन होता है, किसके द्वारा होता है? तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाइकार्बोनेट्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा? बाइकार्बोनेट्स के द्वारा होता है। तो शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का परिवहन होता है, बाइकार्बोनेट्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें कौन जो है ना युग्म गलत सुमेलित है? इसमें कह रहा है कौन गलत है? तो 28 का राइट आंसर क्या होगा? इसमें एपी कल्चर मधुमक्खी पालन बिल्कुल सही है। एपी कल्चर में जो मधुमक्खी पालन किया जाता है बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आप पीसी कल्चर में क्या है? मत्स्य पालन काटते हैं, मत्स्य पालन, तो बिल्कुल सही है, मत्स्य पालन बिल्कुल सही है। और सेरीकल्चर में बोलेगा तो क्या है? सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन बिल्कुल सही है। क्या? रेशम कीट पालन बिल्कुल सही है। आज सिल्वीकल्चर में जो है ना ये छिपकली का अध्ययन नहीं होता है। सिल्वीकल्चर में जो होता है ना वन भूमियों का अध्ययन होता है। इसमें सिल्वीकल्चर में वन और वन भूमियों का अध्ययन होता है, वन और इस सब का अध्ययन होता है। और छिपकली का अध्ययन जो है ना सोरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सोरोलॉजी। छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? सोरोलॉजी कहलाता है। सोरोलॉजी कहलाता है छिपकली का अध्ययन, याद रखिएगा।
तो एपी कल्चर बोलेगा तो मधुमक्खी पालन, पीसी कल्चर बोलेगा तो मत्स्य पालन, सेरीकल्चर बोलेगा तो रेशम कीट पालन, सिल्वीकल्चर बोलेगा तो वन और वन भूमियों का अध्ययन होता है, और छिपकली का अध्ययन बोलेगा तो सोरोलॉजी होता है। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है जेली फिश किस संघ का एक उदाहरण है। जेली फिश बोलेगा तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी है, संघ सिलिंटेटा का है। किसका? संघ सिलिंटेटा का है। 30 बोल रहा है 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था, बताइए। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुर में किया गया था। कहाँ किया गया था? नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है ना कि संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है, बताइए। कौन सा अनुसूची में, बताइए। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी है, चौथी अनुसूची में। क्या है? चौथी अनुसूची में। तो कह रहा है संविधान के किस अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के सीटों का आवंटन किया गया, तो चौथी अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि भारतीय संविधान में भाग 4 के क कब शामिल किया गया, बताइए क्या होगा। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो बी, 1976 में। क्या? 1976 में। तो भारतीय संविधान में भाग 4 के क कब शामिल किया गया, तो 1976 में। आई क्वेश्चन में कह रहा है 33 का रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ के द्वारा करेंगे। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, क्या होगा। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, अनुच्छेद 53। क्या? अनुच्छेद 53 होगा, ठीक है। तो कह रहा है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेंगे। इसका उल्लेख अनुच्छेद 53 में है, ठीक है। अब 52 में क्या है, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और 54 में क्या है कि भारत के राष्ट्रपति का जो है ना चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा, इसका वर्णन है 54 में, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 कर रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, क्या होगा। सबको पता है, तो चलता फिरता क्वेश्चन है। 61वां संविधान संशोधन कब? 1989। क्या होगा? 1989 में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है, क्या होगा। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 262। क्या? अनुच्छेद 262। तो कह रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है, अनुच्छेद 262। आगे कह रहा है कि बाह्य आक्रमण के आधार पर देश में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया गया है, क्या होगा, बताइए। दो बार लगा था। 2 बार किया गया था। कब कब, बताइए, कब कब किया गया था। 62 में लगा था, 62 में और 71 में, 62 और 71। 62 और 71 में, ठीक है ना। तो कह रहा है बाह्य आक्रमण के आधार पर देश में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुआ है, 62 और 71, 2 बार हुआ है। आगे ये क्वेश्चन नंबर 75 में हुआ था आखिरी प्रांतिक कारण। हाँ। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था, बताइए क्या होगा। पंजाब। तो ऑप्शन नंबर सी है, पंजाब में किया गया था। कब किया गया था, इसका याद रखिएगा ना, 20 जून 1951 में किया गया था। कब किया था? 1951 में, याद रखिए 20 जून 1951 में किया गया था पंजाब में। हाँ, तो सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था, तो पंजाब में पहली बार किया गया था। और कब किया गया था? 20 जून 1951 को किया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 38 कर रहा है कि राज्यसभा के सभापति का चुनाव करते हैं, कौन करते हैं। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं, ठीक है। लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं, याद रखिएगा। आगे कह रहा हूँ 40 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना उपस्थित होने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, तो क्या होगा। 39 का ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुच्छेद 28। क्या? अनुच्छेद 28। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, अनुच्छेद 28। आइए क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि ऑपरेशन ग्रीन मिशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ग्रीन मिशन का संबंध बोलेगा तो हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी है, टमाटर प्याज और आलू उत्पादन की वृद्धि से है। ऑपरेशन ग्रीन मिशन का संबंध किससे है, टमाटर प्याज और आलू उत्पादन की वृद्धि से है। आगे क्वेश्चन 41 कह रहा है कि लिंग असमानता सूचकांक GII को मानव विकास रिपोर्ट में किस वर्ष शामिल किया गया था। तो 41 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, 2010 में किया गया था। कब किया था? 2010 में। लिंग असमानता सूचकांक GII को मानव विकास रिपोर्ट में किस वर्ष शामिल किया गया था, 2010 में। आगे कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पे आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना बोले किस मॉडल पे आधारित है, हेरोल्ड रोमन मॉडल पे आधारित है। हेरोल्ड रोमन मॉडल पे आधारित है। और इसका उद्देश्य क्या था, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, किसकी प्राथमिकता दिया गया था, कृषि का था ना, कृषि का दिया गया था। 51 से 56। आगे क्वेश्चन 43 पे करा निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग बृहत स्तर
पर मौद्रिक नीति के रूप में किया जाता है, क्या होगा? तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खुले बाजार की प्रक्रिया। निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग बृहत स्तर पर मौद्रिक नीति के रूप में किया जाता है? खुले बाजार की प्रक्रिया। आगे को समर कर रहा है 44 का रहा है कि नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कथन विचार कीजिए, जिसमें कौन सा कथन सत्य है बताइए? तो केवल एक कथन सत्य है ना। में किया गया था छठी पंच। हाँ, नाबार्ड का स्थापना जो 1982 में हुआ था, छठी पंच परियोजना में, और शिवरमन समिति पर आधारित है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और ये जो है ना दूसरा क्या कारण, नाबार्ड केवल कृषि भी है, और क्या है ना यहाँ पे केवल लगा इसलिए गलत है कि यहाँ पे होगा नाबार्ड जो है कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का सुविधा प्रदान करता है, ठीक है, कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का सुविधा प्रदान करता है। यहाँ पे केवल लगा इसलिए गलत है, यहाँ पे कृषि और ग्रामीण दोनों होगा, इसलिए केवल एक कथन क्या है? सत्य है। आगे आइए, कह रहा है कि GAAR जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स का संबंध इनमें से किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कराधान प्रणाली से है। क्या है? कराधान प्रणाली से है। तो GAAR जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स का संबंध किससे है? तो कराधान प्रणाली से है। आगे क्वेश्चन 46 पे कह रहा है मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पशुओं का पालन और फसलों की एक साथ खेती। कह रहा है मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो पशुओं का पालन और पशुओं की एक साथ खेती है। आगे कह रहा है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 88.71%। कह रहा है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 88.71%। आगे कह रहा है इजराइल के साथ सीमा साझा करता है, कौन करता है बताइए? तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र करता है। कह रहा है इजराइल के साथ सीमा साझा करता है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र करता है। आगे कह रहा है डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है बताइए? क्या होगा? डोडा बेटा बोलेगा तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो ए, नीलगिरी पहाड़ी पर। क्या है? नीलगिरी पहाड़ी पर। 49 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है बताइए? स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ना स्प्रेडशीट का उदाहरण है, ठीक है। हाँ, अब आइए नोट्स पे आइए। देखिए इसमें नोट्स दिया रहता है हर सेट के पीछे, इसको नोट्स पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए भाग दिया हुआ है, देखिए भारतीय संविधान के भाग एवं अनुच्छेद दिया हुआ है। बताइए इसमें कह रहा है ना भाग है, अनुच्छेद है और उल्लेख है। बताइएगा कि भाग 1 में क्या है और कितना से कितना अनुच्छेद है बताइए। सॉरी, वेतन छूट गया था, पहले वेतन कर लेते हैं। देखिए कह रहा है विभिन्न पदाधिकारियों का मासिक वेतन है। विभिन्न पदाधिकारियों का है क्या मासिक वेतन है? राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? राष्ट्रपति का वेतन बोलेगा तो 5 लाख होता है। कितना होता है? 5 लाख होता है। और उपराष्ट्रपति का बोलेगा कितना होता है? उपराष्ट्रपति का तो 4 लाख होता है। कितना होता है? 4 लाख। और लोकसभा अध्यक्ष का कितना होता है? तो 4 लाख होता है। उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष बोलेगा तो 4 लाख होता है। राज्यपाल का कितना वेतन होता है? राज्यपाल का 3.5 लाख होता है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितना होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त का बोलेगा तो 2.5 लाख होता है। कितना? 2.5 लाख होता है। तो राष्ट्रपति का 5 लाख, उपराष्ट्रपति का 4 लाख, लोकसभा अध्यक्ष का 4 लाख, राज्यपाल का 3.5 लाख और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का बोलेगा तो 2.5 लाख होता है। अब आइए इस पे भाग पे आइए, बताइएगा कि भाग 1 में किसका उल्लेख है? कितना से कितना अनुच्छेद है बताइए? भाग 1 में है 1 से 4 अनुच्छेद है, संग एवं उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 1 में संग एवं उसका राज्य क्षेत्र है, वर्णन अनुच्छेद 1 से 4 में है। भाग 2 में क्या है? तो भाग 2 में बोलेगा तो नागरिकता का वर्णन है 5 से 11, ठीक है। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन 5 से 11। अब भाग 3 में बोलेगा तो मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है 12 से 35 है, 12 से 35। अब भाग 4 में बोलेगा तो नीति निर्देशक तत्व है 36 से 51 है। अब भाग 4 के का बोलेगा तो मूल कर्तव्य है 51 के का में है। अब भाग 5 बोलेगा तो संघ का वर्णन है। संघ भाग 5 में संघ का वर्णन है ना, 52 से 151 होगा। अब भाग 6 बोलेगा तो राज्य का वर्णन है 152 से 237 है, ठीक है। और भाग 7 बोलेगा तो इसको निरस्त कर दिया गया। पहली सूची के भाग ख में उल्लेखित राज्य को निरस्त कर दिया गया। एक क्वेश्चन जो है ना बिहार एसआई में क्वेश्चन पूछा हुआ, बिहार एसआई दरोगा में 2023 में जो एग्जाम हुआ था। इसका अनुच्छेद 238 है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन कर रहा है भाग 8 में क्या है? तो पंचायत का संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। क्या है? संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है 239 से 242 तक वर्णन है, ठीक है। अब भाग 9 में क्या है? पंचायत का वर्णन है। किसका? पंचायत का 243 के क से लेकर 243 न तक है। भाग 9 के क में क्या है? 9 के क में बोलेगा तो नगर पालिका है। क्या है? नगर पालिका 243 के 10 से लेकर 243 से 6 तक है। 9 के ख में क्या है? तो सहकारी समिति है, सहकारी समिति 243 के यह जस लेकर 243 यह न तक है।
और भाग 10 में क्या है तो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का वर्णन है, इसका अनुच्छेद बोलेगा 244 है। भाग 11 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों का समित संबंध है, एक और एक के बीच संबंध बनता है ना, तो संघ और राज्यों के मध्य संबंध बोलेगा 11 में है, 243 से 263 है। अब भाग 12 बोलेगा तो विश्व संपत्ति संविदा और बाद है, 264 से 301 क तक है। और भाग 13 में क्या है तो भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य एवं समागम है, 301 से 307 अनुच्छेद तक है, याद रखिएगा। अब भाग 14 बोलेगा तो क्या होगा, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, 308 से 323। अब भाग 14 का कब बोलेगा तो क्या होगा, 14 का कब बोलेगा तो अधिकरण है, क्या अधिकरण, हाँ 323 से क से लेकर 303 ख तक है। और अनुच्छेद भाग 15 में क्या है, भाग 15 बोलेगा तो निर्वाचन है, 324 से 329। भाग 16 बोलेगा तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, 330 से 342 तक है। अब भाग 17 में क्या है तो राजभाषा है, क्या है राजभाषा, 343 से 351 है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटी का रीढ़ का हड्डी है। अब भाग 18 बोलेगा तो क्या है, आपात उपबंध है, 18 आपात उपबंध है, 352 से 360 तक है। भाग 19 में बोलेगा तो प्रकीर्णन है, क्या है प्रकीर्णन, 361 से 367 तक है। अब भाग 20 बोलेगा तो संविधान संशोधन है, 368 में वर्णन है। अब भाग 21 में बोलेगा तो क्या है, अस्थायी विशेष उपबंध है, 369 से 392 तक है। और भाग 22 में क्या है तो संक्षिप्त नाम हिंदी प्रकृत पाठ होगा, 393 से 395 तक है, याद रखिएगा। रहेगा कि भारत में कितने प्रकार की नागरिकता का प्राप्त किया जा सकती है, कितने प्रकार का, 5, कितने प्रकार का, 5। भारत में कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है तो 5 प्रकार का। भारतीय नागरिकता का अंत कितने प्रकार से हो सकती है, क्या होगा, 3 प्रकार से होता है, कितने प्रकार, 3 प्रकार से। अब भारतीय नागरिकता अधिनियम को पारित किया गया था कब, 1955 में पारित किया, कब किया था, 1955 में पारित किया गया था। अब भारत का अधिकार पत्र महीना काटा कहा जाता है किसको, भाग 3 को, किसको कहते हैं, भाग 3 को। आगे कह रहा है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय क्रमशः जा सकता है, किस अनुच्छेद के तहत, सर्वोच्च न्यायालय बोलेगा अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय बोलेगा तो अनुच्छेद 226 है, हाँ। और नेक्स्ट है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया, ठीक है। तो कह रहा है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत किया गया था। तो ये सेट नंबर 63 था, सेट नंबर 63 कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट क्लास में सेट नंबर 64 आएगा और बाकी इसका टेस्ट शाम में 7 बजे होगा, ठीक है। तो रहने दीजिए आज के लिए यहीं तक।